घनत्व चक्र की केमिस्ट्री कवर हम लोग कर रहे हैं, उसमें आज चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक्स है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। तो नोट से शुरुआत करते हैं। तो कुछ परिवर्तन है जिनके दौरान कोई नए पदार्थ नहीं बनते, ठीक है। इसके विपरीत कुछ अन्य परिवर्तन है जिनके दौरान नए पदार्थ बनते हैं। इसलिए इसके आधार पर किए गए नए पदार्थ बनते हैं अथवा नहीं बनते हैं। हम सभी परिवर्तनों को दो समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, एंड रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उनके विशिष्ट आइडेंटिटी में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। वे कुछ भौतिक प्रक्रमों द्वारा अपने मूल रूप में आसानी से पुरानी स्थिति में लौट सकता है। मतलब पहले वो जैसा था वो वापस से वैसा ही बन सकता है। इसका अर्थ है कि भौतिक परिवर्तनों को आसानी से उत्क्रमित या उल्टा किया जा सकता है। भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तनों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। पहला है बर्फ का गलना या जल का जमना, जल का हिमीकरण बर्फ बनना, जल का क्वथन भाप बनना, भाप का संघनन या द्रवण जल बनना, विलयन का बनना, विद्युत बल्ब का चमकना और कांच के गिलास का टूटना, ये सब है। पहला है जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो यह गलकर जल बनता है। यद्यपि बर्फ और जल भिन्न दिखाई देते हैं, वे दोनों जल के अणुओं से बने होते हैं, ठीक है। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो वो गलकर जल बन जाता है, लेकिन बर्फ और जल भिन्न दिखाई देते हैं, वे दोनों जल के अणुओं से ही बने होते हैं। अतः बर्फ के गलन के दौरान नए रासायनिक पदार्थ नहीं बनते हैं। इसलिए बर्फ के गलन से जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके दौरान तो मतलब कोई भी पदार्थ, नया पदार्थ, रासायनिक पदार्थ नहीं बन पाता है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। जब जल गर्म किया जाता है वह क्वथन कर उबल कर भाप बनता है। यद्यपि भाप और जल भिन्न दिखाई देते हैं, वे दोनों जल के अणु के बने होते हैं। भाप और जल जो होता है वो दो भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन वो दोनों में जल का अणु ही होता है। अतः जल के क्वथन के दौरान कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता, इसलिए जल के क्वथन से भाप का बनना एक भौतिक परिवर्तन। जल के क्वथन से भाप का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। जब भाप को ठंडा किया जाता है वह संघनित द्रवित होकर जल बनाती है। भाप के संघनन या द्रवण को से जल का बनना भी एक भौतिक परिवर्तन है। मतलब जब भाप को ठंडा किया जाता है वह जो संघनित है वो द्रवित होकर जल बनाती है। भाप के संघनन या द्रवण से जल का बनना भी एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है जिन्हें मूल पदार्थ के उत्क्रमित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बर्फ के गलन से जल का बनना एक अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। जल के शीतलन द्वारा मूल पदार्थ के बर्फ में हम इस परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित कर सकते हैं। मतलब जल को ठंडा करके हम मूल पदार्थ बर्फ में हम इस परिवर्तन को आसानी से फिर से वापस से जल बना सकते हैं। अब है रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तित में शामिल पदार्थ में उनका विशिष्ट आइडेंटिटी परिवर्तित हो जाता है। वे पुनः नए पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। नए पदार्थों को प्रायः उनके मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय
उत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होते हैं। रासायनिक परिवर्तनों के कुछ सामान्य उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। मैग्नीशियम तार का जलना, कागज का जलना, लोहे का में जंग लगना, दूध से दही बनना, भोजन का पकना। यदि हम जलती हुई माचिस की तीली से कागज के टुकड़े को जलाते हैं तो पूर्णतः नए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धुआं, राख उत्पन्न होते हैं। इसलिए कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जो प्राय अनुकरणीय होता है, मतलब आप वापस से उसको वही चीज नहीं बना सकते जो वो पहले था। उदाहरण के लिए कागज का जलना एक अस्थायी परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। कारण यह है कि कागज के दहन उत्पादों को संयोग करके हम एक बार फिर मूल कागज नहीं बना सकते हैं। अब टेबल के थ्रू भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे। तो पहला जो डिफरेंस होगा, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दूसरा है भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। तीसरा है भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय है, मतलब आप वापस से जल से बर्फ, बर्फ से जल बना सकते हो। बट रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब आप वापस से उसको, जैसे खाना पक गया तो आप पका हुआ खाना को आप वापस से सब्जी नहीं बना सकते। लाइक ओरिजिनल आलू से आप सब्जी बनाओ, वापस से उसको आलू नहीं बना सकते। जो भौतिक परिवर्तन में प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। पदार्थ का द्रव्यमान विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो दो समान मिश्रण, कोई चीज मिला दिया जाए दो समान पदार्थ को तो वो विलयन का रूप ले लेती है, उसको विलयन कहेंगे। उदाहरण के लिए जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाती है, अर्थात विलीन डिसॉल्व हो जाती है तथा चीनी और जल का एक पारदर्शक सामग्री समांगी मिश्रण अर्थात विलयन बन जाता है। इसी प्रकार जल में सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल या अमोनिया के समांग मिश्रण विलयन है। मतलब जल में अगर सोडियम घोलो, क्लोराइड घोलो, अल्कोहल या अमोनिया के समांग मिश्रण घोलो तो वो एक विलयन हो जाता है। विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं और प्रत्येक भाग विलयन के घटकों कंपोनेंट्स के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। विलयन बनने से साधारणतः उसके घटकों की रासायनिक प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। विलायक और सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये क्या होता है? ये क्वेश्चन, मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब विलयन बनने से साधारणतः जनरली घटकों की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। विलयन के जिस घटक कंपोनेंट की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, मतलब विलयन के जिस घटक कंपोनेंट की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक सॉल्वेंट कहते हैं, और दूसरे घटक अर्थात विलयन डिजॉल्व हुए पदार्थ को विलय सॉल्यूट कहते हैं। मतलब बेसिकली जो विलयन के जिस घटक कंपोनेंट की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक सॉल्वेंट कहते हैं, और दूसरे घटक अर्थात जो डिजॉल्व हुए पदार्थ को सॉल्यूट कहते हैं। मान लो चीनी घुला हुआ है, घुल आप डाले हो तो चीनी सॉल्यूट हो जाएगा और पानी सॉल्वेंट हो जाएगा।
उदाहरण के लिए चीनी के जलीय विलयन में जल विलायक है, सॉल्वेंट है, और चीनी सॉल्यूट है। विलयन की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। ठीक है, कोई भी अवस्था हो सकती है तीनों में से। जैसे कि जल में नमक, अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड का मिलियन द्रव विलयन लिक्विड सॉल्यूशन है। वायु का गैसीय विलयन है। कई मिश्रित धातुएं मिश्र धातुएं विलयन सॉलिड सॉल्यूशन है, जैसे पीतल। ये तो मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीतल किसका किसका मिश्रण है? कॉपर का 70%, जिंक का 30%। कॉपर का 70%, जिंक का 30%। धातुओं का ठोस विलयन है। कॉपर बड़ा पीतल जो है वो Cu70, जिंक 30। Cu70, जिंक 30। ब्रॉस ठोस, द्रव और गैसीय विलयन में द्रव विलयन प्रमुख है। साधारण विलयन द्रव विलयन होते हैं। तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूट। ये क्या होता है? जिस विलयन में विलय सॉल्यूट की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने पर उसे सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो किसी ताप पर जल की निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती है। थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का घुलना रुक जाता है और ठोस चीनी विलयन के नीचे पिंदी में बैठने लगती है। इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब अब उबलते पानी में चीनी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, फिर एक ऐसा उसका संतृप्त वो ये कर लेगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा और वो जाके बर्तन के नीचे चिपक जाएगा, मतलब नीचे बैठने लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसका पेट भर चुका है, अब वो इससे ज़्यादा नहीं लोड ले सकता। तो इसका मतलब है कि वो संतृप्त हो चुका है। विलेयता या सॉल्युबिलिटी। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को सैचुरेट करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मतलब किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त सैचुरेट करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। किसी विलायक में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता निश्चित और स्थिर होती है। विलेयता विलयन के ताप, विलय और विलायक की प्रकृति और विलय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। अल्प विलय लवणों की विलयता समृद्ध आयनों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। जो आयन की विलय होती है, लवणों की विलयता सम आयनों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। अल्प विलय लवणों की विलयता सम आयनों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। विलयता विलय के ताप, विलय और विलायक की प्रकृति और विलय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। रासन ऑस्मोसिस क्या होता है?
विलायक के अणुओं का अर्ध परागक्रम में झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह स्पॉन्टेनियस फ्लो प्रसारण कहलाता है। मतलब विलायक के अणुओं का अर्ध परागम में झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर खुद से स्वतः प्रवाह प्रसारण कहलाता है। अब अर्ध परागम में झिल्लियां क्या होती हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने से होकर आर पार आने जाने देती है, परंतु विलय सॉल्यूट के अणु को नहीं। वे झिल्लियां जो केवल विलायक के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने से आर पार होकर आने जाने देती है, परंतु जो सॉल्यूट होता है उसके अणुओं को नहीं, वो अर्धपरागम्य झिल्लियां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना या पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन है जिससे हम घुले हुए चीज को, मतलब अगर कुछ परिवर्तन होता भी है तो हम उसको वापस से अचीव कर सकते हैं कुछ प्रोसेस के द्वारा। तो आंसर तो डी ही होगा। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होता है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, जल वाष्प में परिवर्तन कहलाता है जल वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। नमक का पानी में घुलना तो नहीं होगा, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना ये भी नहीं होगा। प्रिज्म वाला तो एक अलग ही चीज है, तो यही होगा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया। फोर्थ, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सोडियम का क्लोराइड का क्रिस्टल, बर्फ का गलना तो नहीं होगा, दुग्ध का अशकंदन, केवल 3 होगा। अगर 2 को ऐसे भी छाट दो तो 2 तो नहीं होगा, तो आंसर बस यही बचता है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन इवापोरेशन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दुग्ध का स्कंदन, लोहे का जंगलना, दूध से दही बनना, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उसका कारण दिया है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। देखते हैं, हाँ दोनों सही है। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक प्रक्रिया तेजी से होने लग जाती है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। उच्चतर तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है।
सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन अणु परस्पर सहयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। निश्चित समय में पास्चुराइजेशन तरल खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुईस पास्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इनका नाम पास्चुरीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाश्चुरीकरण से संबंधित है। दूध की निर्जमीकरण से। पाश्चुरीकरण या पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम पर रखते हैं। उसके पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी, अतः इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पाश्चुरीकरण तो दूध से संबंधित है, तो ये चाय यहाँ पे गलत ही होगा। बाकी सब अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासन पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दूध का निर्जमीकरण रोगजनक सूक्ष्मजीव को नष्ट करना और करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने की थी। चाय की क्यूरिंग होती है, न कि पाश्चुरीकरण। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है? फॉस्फेटेज सभी के लिए, इसमें दूध के लिए भी, चाय के लिए भी, पानी के लिए भी। एल्काइन फॉस्फेटेज कच्चे दूध में प्राकृतिक रूप से उपस्थित एक एंजाइम होता है कच्चे दूध में, ठीक है। इसका उपयोग दूध में उचित पाश्चुरीकरण के एक संकेतक के रूप में किया जाता है। एल्काइन फॉस्फेट परीक्षण एएलपी का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि दूध पर्याप्त रूप में पाश्चुरीकरण हुआ है या नहीं, और क्या यह पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के पश्चात कच्चे दूध रॉ मिल्क से दूषित हुआ। फॉस्फेट परीक्षण का उपयोग जल के प्रदूषण की जांच हेतु किया जाता है। एएलपी परीक्षण दूध की, चाय, मिल्क टी की गुणवत्ता की जांच हेतु भी किया जा सकता है। औषधियों के कारण दर्द का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल जल में किसी विलयन या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है। इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन की दर को कम कर देता है।
इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प जल की तुलना में निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 12। नमक और बर्फ को कथन एक में लिखा गया है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। सी है इसका आंसर, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे के तापमान प्राप्त होता है। इम्प्योरिटीज को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण, फ्रीजिंग मिश्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। एक और दो दोनों होगा। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यह हाइड्रोजन बाइंडिंग बॉन्डिंग के कारण होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। दूध उदाहरण है इमल्सन पायस का। दूध एक इमल्सन का उदाहरण है। इसे विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होता है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? शहद कोलाइड नहीं है, बाकी दूध, आइसक्रीम और खून कोलाइड है। कोलाइड एक विसमांगी विलयन है। विसमांगी ये विलयन टिंडल का प्रभाव अर्थात कोलाइटिक अनुद्रव प्रकाश का प्रकीर्णन तथा ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। सह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, अतः ये कोलाइड नहीं है। और ये निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव द्रव कोहरे में जल वाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नजदीक स्थित वायु का तापमान औसंग तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है तब उसमें उपस्थित जल वाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में लटकी रहती है और हवा के साथ रूप स्थानांतरित होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए कथन, दो कथन दिए गए हैं। एक, ठीक है, अब पद कथन ही पढ़ लेते हैं। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कारण इसका पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। इसका उत्तर ये होगा, ये सही है परंतु आड़ गलत है। एक गिलास में पानी में नमक का घोल समरस होता है। किसी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। कोई मिश्रण समांगी होमोजेनियस या विषमांगी हेट्रोजेनियस हो सकता है। किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। नमक एवं पानी का घोल एक समांगी मिश्रण है, अतः दिया गया अभिकथन सही है जबकि कारण गलत है। उल्लेखनीय है कि विसमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18।
यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? आयतन नहीं बदलेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त का घोल तैयार किया जाए तो चीनी पानी में घुली रहेगी और इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी क्योंकि विलयन असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता व घनत्व बढ़ जाएगा परंतु आयतन नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 19। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रतिक्रिया द्वारा गुजरता है उसको क्या बोला जाता है? परासरण। परासरण। ऑस्मोसिस। पौधे एवं जंतु की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह पोषक तत्वों के वितरण एवं अवशिष्ट उत्पादों की निकासी में मदद करता है। पौधे एवं जंतु दोनों की जीवित कोशिकाएं एक अर्धपरागम्य झिल्ली से घिरी होती है। इसे कोशिका झिल्ली के रूप में जाना जाता है। यह झिल्ली कोशिका में इसके वातावरण के बीच एक चयनात्मक अवरोध का निर्माण करती है और वातावरण में विषाक्त पदार्थों को कोशिका में प्रवेश नहीं करने देती है। पौधे में परागण प्रक्रिया द्वारा जड़ों की अर्धपरागम्य झिल्ली के उपयोग के माध्यम से मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 20। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? परासरण प्रक्रिया द्वारा। ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर होकर होती है। परासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता लो कंसंट्रेशन के क्षेत्र से अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करते हैं। खीरे में नमक डालने से बाहरी क्षेत्र की सांद्रता अधिक हो जाती है जिसके कारण खीरे के अंदर का पानी बाहर निकलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21। परासरण के प्रकरण में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। तनु घोल से सांद्र की ओर जाता है। दूसरा है प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दबाव लगाया जाता है। न तो एक ही होगा न तो दो होगा। परासरण के प्रकरण में किसी भी विलायक का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणु एवं आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। ठोस औषधियों ठोस औषधियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ठोस औषधियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन। डिस्टिलेशन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल औषधियों लिक्विड इम्प्योरिटीज के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जबकि ऊर्ध्वाधर क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस औषधियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। आसवन की जो प्रक्रिया होती है प्रायः तरल शुद्धि अशुद्धियों लिक्विड इम्प्योरिटीज के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जबकि ऊर्ध्वाधर एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस शुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए एक रासायनिक तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 24। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसको उधर उत्पादन या सब्लिमेट या सब्लिमेशन कहते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वाधर सब्लिमेट
तथा किसी प्रक्रिया को उदर सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वो गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा सूक्ष्म बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं उदर उत्पादन कहते हैं इस घटना को। वह प्रक्रम जिसके द्वारा ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अथवा वाष्प बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, उदर उत्पादन सब्लिमेशन कहलाता है। ऐसे पदार्थों को उदर उत्पादन पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि कपूर, नेफ्थलीन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 26। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं उदर उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 27। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? सब्लिमेशन प्रक्रिया द्वारा। नेफ्थलीन उदर उत्पादन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। उदर उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। उपचयांक। ये क्वेश्चन लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के उदाहरण है तो सभी है। लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना। वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं को स्नेह स्नेह क्षय डिस्ट्रक्शन होना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना संक्षारण के उदाहरण है। तो ये था चैप्टर 2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।